नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सिरवल्ली एक बार फिर से आप सभी का आप ही के लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों में इसे शेयर कीजिए। और हमारी डेली की अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। और एक बात फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम इस टाइम कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, ठीक है। साथ ही साथ हम पेपर 1 की भी फुल फ्लैज तैयारी करवा रहे हैं। उसकी भी वीडियोस जो है वो आपको डेली पोस्ट हो रही हैं, इसलिए आप उसको पाने के लिए अगर हमारा बेल बटन दबाते हैं तो आपको हमारी डेली की जो अपडेशन की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप बेल बटन ज़रूर दबाइए और हमारी इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों में शेयर कीजिए। तो हम यहाँ पर यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत रीतिकाल कर रहे हैं। रीतिकाल का काफ़ी पोर्शन जो है वो हम कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि रीतिकाल जो है 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। मुक्तक काव्य जो है वो हमने कल किया है। आज जो हम कर रहे हैं वो है रीतिबद्ध, ठीक है। रीतिबद्ध काव्य आज हम करेंगे, उसकी प्रवृत्तियाँ आज हम करेंगे रीतिबद्ध काव्य की, ठीक है। रीतिबद्ध काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं, उनकी पत्नी या प्रेमिकाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, ठीक है। रीतिबद्ध काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं की पत्नियों को, उनकी प्रेमिकाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। इसी काव्यधारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्यधारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है तथा इनके कवियों को आचार्य मध्यकाल में, ठीक है, क्या कहा है उन्होंने, इसी काव्यधारा को लक्षण ग्रंथ, पूछा जा सकता है कि लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसी काव्यधारा को, रीतिबद्ध काव्यधारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है तथा इनके कवियों को आचार्य कहा जाता है। किसके आचार्य? लक्षण ग्रंथों के आचार्य कहा जाता है। मध्यकाल में दरबार पर आश्रित कवियों के बड़े हिस्से में रीति या पद्धति से बद्ध काव्य रचने वाले कवि आते हैं। क्या कहते हैं कि जो मध्यकाल है, मध्यकाल में दरबार पर आश्रित, जो कवि दरबार पर आश्रित होते थे, दरबार पर आश्रित कवियों के बड़े हिस्से में रीति या पद्धति से संबद्ध काव्य जो है वो रचने वाले कवि आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीति काव्य की विशेषताएं व प्रवृत्तियां जो हमने आज करनी है, ठीक है। विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ, उससे पहले हम इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि हमने बात की कि रीतिबद्ध काव्यधारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं, उनकी पत्नी या प्रेमिकाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। और ये कवि पहले संस्कृत से काव्य लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में करते हैं, ठीक है। ये कवि क्या करते थे? लक्षण ग्रंथ करने के लिए पहले संस्कृत से काव्य लक्षण या फिर सिद्धांतों का अनुवाद ब्रज भाषा में करते थे, फिर उसके बाद उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। इसी काव्यधारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है। ठीक है, तथा इनके कवियों को आचार्य कहा जाता है। मध्यकाल में दरबार पर आश्रित कवियों के बड़े हिस्से में रीति या पद्धति से संबद्ध काव्य रचने वाले कवि आते हैं। इन्होंने आत्म प्रदर्शन या काव्य रसिकों को ज्ञान देने के लिए इस तरह के काव्य का सृजन किया। क्यों किया? आत्म प्रदर्शन या फिर काव्य रसिकों को ज्ञान देने के लिए इस तरह के काव्यों का सृजन किया। रीतिबद्ध काव्यधारा में जो प्रमुख कवि आते हैं वो है केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र देव, भिखारी दास, पद्माकर और मत्तीराम आदि महत्वपूर्ण कवियों को रखा जा सकता है। किसमें? रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत, ठीक है। या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों में से इनमें से कौन सा कवि है, तो साथ में 4
4 ऑप्शंस दी होंगी। तो उनमें से आप देख सकते हो कि काव्यधारा में केशवदास, चिंतामणि, त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर और मतीराम आदि महत्वपूर्ण कवियों को रखा जा सकता है। रीति काव्य के लेखकों को 2 वर्गों में भी रखा जा सकता है। रीति काव्य के लेखकों को 2 वर्गों में भी रखा जा सकता है। जिन कवियों ने काव्य शास्त्र के सभी संप्रदायों का विवेचन किया उन्हें सर्वांग विवेचक वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, जिन कवियों ने काव्य शास्त्र के सभी संप्रदायों का विवेचन किया है उन्हें सर्वांग विवेचक वर्ग में रखा जाता है। और जिनमें कौन से आते हैं, सर्वांग विवेचक कवियों में कौन से आते हैं, केशवदास, कुलपति मिश्र, भिखारी दास के नाम जो हैं वो उल्लेखनीय है सर्वांग विवेचक वर्ग में। जो दूसरा वर्ग है कवियों का वो है विशिष्टांग विवेचक, जिसमें उन्होंने किसी विशेष धारा का विवेचन किया है। ठीक है, विशिष्टांग विवेचक में उन कवियों को रखा जाता है जिन्होंने 1-2 काव्यांगों का ही विवेचन किया, जिनमें मतीराम, देव, पद्माकर आदि उल्लेखनीय हैं। ठीक है, विशिष्टांग में मतीराम, देव, पद्माकर और सर्वांग विवेचक में केशवदास, कुलपति मिश्र और भिखारी दास आते हैं। ठीक है, इस धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा थी। जो इस धारा के कवि थे ना उनमें लक्षण ग्रंथ लिखने की जो थी परंपरा थी, अर्थात पहले काव्यांग का लक्षण देकर बाद में उसका उदाहरण देने की परंपरा। ठीक है, पहले काव्यांग का लक्षण देना बाद में उसका उदाहरण देना। जैसे कि जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिना बिराजई कविता बनिता मित। ठीक है, वो ही कि भूषण बिना, भूषण मतलब अलंकारों के बिना जो है वो कविता नहीं सुहाती। नेक्स्ट है रीतिबद्ध कवियों का आचार्यत्व। रीतिबद्ध काव्यधारा के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को आचार्य कहा गया। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को आचार्य कहा गया। हालांकि इनके आचार्यत्व पर यह प्रश्न सदैव उठता रहा कि क्या इन्हें आचार्य माना जाए और माना भी जाए तो किस आधार पर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिख दिए इसलिए उनको आचार्य कहा जाने लगा। लेकिन बाद में ये प्रश्न भी उठे इनके आचार्यत्व के ऊपर कि इनको आचार्यत्व कहा जाना ठीक है। अगर कहा जाना ठीक है, अगर इनको आचार्यत्व कहा जाए तो क्यों कहा जाए, किस बेस पे, किस आधार पे कहा जाए। ठीक है, आचार्य प्राय ऐसे विद्वान को कहा जाता है जो नया सिद्धांत प्रस्तुत करे। आचार्य ऐसे विद्वान को कहा जाता है जो नया सिद्धांत प्रस्तुत करे। दूसरे अर्थों में वह व्यक्ति आचार्य हो सकता है जिसका आचरण अनुकरणीय हो। ठीक है, जिसका आचरण अनुकरणीय हो मतलब जिसका जो कैरेक्टर है, जो रहन सहन है, जो उसका हाव भाव है, तरीका है, सोच विचार है, वो अनुकरण करने योग्य हो, अपनाने योग्य हो, जो आइडल हो हमारा। ठीक है, वो आचार्य कहलाया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों दृष्टियों से रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि आचार्य नहीं माने जा सकते। ठीक है, क्योंकि हमने रीतिबद्ध काव्यधारा देखी है कि वहाँ के कवि ने आश्रयदाताओं को ज़्यादा बताया है, नक्षिक वर्णन किया है। ठीक है, ज़्यादा श्रृंगार वर्णन किया है, इसलिए इन सब कवियों को हम प्रॉपर आचार्य नहीं कह सकते। इन दोनों ही दृष्टियों से रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं वो आचार्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि इन्होंने लक्षणों का केवल अनुवाद ही किया है। किसी प्रकार कैसे अनुवाद किया है, जैसे हमने कहा कि पहले वो संस्कृत से लेते थे फिर उसको उदाहरण सहित अपनी भाषा में बताते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने सिर्फ लक्षणों का अनुवाद किया है, किसी प्रकार की मौलिकता प्रस्तुत नहीं की है। इनका साहित्य भोगमूलक श्रृंगार, भोगमूलक वो ही स्त्रियों के भोग की वस्तु समझना, ठीक है, राजाओं की नकली वीरता के गुणगान गाना तथा सामंती मानसिकता से भरा पड़ा है, इसीलिए यह अनुकरणीय भी नहीं है। इसलिए इसको अनुकरण नहीं किया जा सकता, इसको अपनाया नहीं जा सकता। हालांकि आचार्य शब्द का एक अन्य अर्थ भी है। ठीक है, हालांकि आचार्य शब्द का एक अन्य अर्थ भी है, जिसके अनुसार ज्ञान को सरल बनाकर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को भी आचार्य कहा जा सकता है। जिसके अनुसार ज्ञान को सरल बनाकर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को भी आचार्य कहा जा सकता है। इस दृष्टि से रीतिबद्ध काव्यधारा के लक्षण ग्रंथकार कवि निश्चित रूप से आचार्य पद के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृत से जो लिए लक्षण, ठीक है, उनको अपनी भाषा में सरल रूप से बनाकर बताया। इसलिए इस दृष्टि से ज्ञान को आसान बनाकर, सरल बनाकर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति होने के कारण वो रीतिबद्ध काव्यधारा
धारा के लक्षण ग्रंथकार कवि निश्चित रूप से आचार्य पद के अधिकारी हैं, क्योंकि इन्हें यह श्रेय तो दिया ही जा सकता है कि इन्होंने पहली बार साहित्य तथा अन्य कलाओं के नियम और परंपरा के ज्ञान को जन सामान्य की भाषा में अभिव्यक्त किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहली बार साहित्य तथा अन्य कलाओं के नियम और परंपरा के ज्ञान को जन सामान्य की भाषा में अभिव्यक्त किया। इसलिए रीतिबद्ध काव्य के लक्षण ग्रंथ कवियों को आचार्य कहना इस बात पर अधिकारणीय है। अब हम बात कर रहे हैं कि आज हमने करनी है रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं, जो कि हैं इस प्रकार: रीति निरूपण, आचार्यत्व का अभाव, मौलिकता का अभाव, श्रृंगारिकता, अलंकार विवेचन की प्रमुखता, छंद विवेचन, शास्त्रीय परंपरा, स्वछंद संयम प्रेम का अभाव, सौंदर्य चित्रण और भाषा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं। और यही सारे रीति काल की विशेषताएं अगर आपको आती हैं तो ये उसमें ऐड हो सकती हैं, क्योंकि रीतिबद्ध काव्य जो है वो रीतिकाल का ही एक अंग है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन जो प्रवृत्तियों को एक बार ध्यान से देखने की। रीतिबद्ध काव्य, अगर हम रीतिबद्ध काव्य की बात करें तो रीतिकाल में रीतित्व की प्रधानता रही है। रीतिकाल में रीतित्व की प्रधानता रही है और कवियों ने काव्यांग निरूपण की और अधिक ध्यान दिया है। ठीक है, रीतिकाल में रीतित्व की प्रधानता रही है और कवियों ने काव्यांग निरूपण की और अधिक ध्यान दिया। लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले इन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। लक्षण ग्रंथ की रचना करने वाले इन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। ये तो हमें पता ही है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है उन कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। उन्हें आचार्य की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आचार्यत्व का अभाव। इसकी एक बात है, विशेषता ये है कि इसमें आचार्यत्व का अभाव, रीतिबद्ध कवियों में आचार्यत्व का अभाव था। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की उपेक्षा होती है उसका अभाव इस रीति ग्रंथकारों में था। मतलब उनको आचार्य कहा तो गया, लेकिन जो आचार्य का अर्थ होता है वो उस रूप में उसको नहीं निभा पाए। ठीक है, रीतिबद्ध कवियों में आचार्यत्व का अभाव था। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन पर्यालोचन शक्ति की उपेक्षा होती है उसका अभाव इस रीति ग्रंथकारों में था। ये हो गई इसकी एक विशेषता, क्या, आचार्यत्व का अभाव। दूसरी, मौलिकता का अभाव। इसमें मौलिकता का भी अभाव था, क्योंकि इन्होंने खुद से नहीं किया, मूल नहीं है, किसी को उन्होंने सरल भाव से प्रस्तुत किया है। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा किए गए काव्यांग निरूपण में मौलिकता का अभाव है। इन कवियों ने यद्यपि सैकड़ों रीति ग्रंथ लिखे तथापि किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन रीति ग्रंथकार नहीं कर सके। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं कि रीतिबद्ध कवियों के द्वारा किए गए काव्यांग निरूपण में मौलिकता का अभाव है और इन कवियों ने यद्यपि सैकड़ों रीति ग्रंथ लिखे हैं परंतु फिर भी किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो रीति ग्रंथकार नहीं कर सके। नेक्स्ट फोर्थ है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता, रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता रही है। रीतिबद्ध कवियों ने नायिका भेद के अंतर्गत श्रृंगारी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। श्रृंगार रस निरूपक रीतिबद्ध कवियों में मतीराम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि रीतिबद्ध कवियों में श्रृंगार रस निरूपक कवि कौन से हैं, तो वो मतीराम जो हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि हैं, श्रृंगार रिक्ता के अंतर्गत आते हैं रीतिबद्ध काव्य में। ठीक है, श्रृंगारिकता मतलब यहाँ पे वही स्त्रियों का भोग विलास का वर्णन है, श्रृंगार रस का अधिक प्रधानता है। नेक्स्ट फिफ्थ आ जाता है अलंकार विवेचन की प्रमुखता। अलंकार विवेचन की प्रमुखता है, इन्होंने अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। ठीक है, रीतिबद्ध कवियों ने जितने अलंकार ग्रंथ लिखे उतने संभवतः संस्कृत काव्य शास्त्र में भी नहीं लिखे गए। ठीक है, मतलब रीतिबद्ध कवियों ने अलंकार ग्रंथ बहुत लिखे हैं, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। उनका मानना था कि कविता जो है अलंकार ही उसका श्रृंगार करते हैं, अलंकारों से ही कविता सुसज्जित होती है। उतने संभवतः संस्कृत काव्य शास्त्रों ने भी नहीं लिखे अलंकार ग्रंथ जितने कि रीतिबद्ध कवियों ने लिख डाले हैं अलंकार ग्रंथ। अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए अधिकांश रीति ग्रंथकारों ने अलंकार ग्रंथ का प्रणयन किया। ठीक है, अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए अधिकांश रीति ग्रंथकारों ने अलंकार ग्रंथों का प्रणयन किया है। नेक्स्ट है छंद विवेचन।
छंद विवेचन पाठकों को कविता में प्रयुक्त होने वाले छंदों की जानकारी कराने के उद्देश्य से रीतिबद्ध कवियों ने छंद विवेचन करने हेतु रीति ग्रंथ की रचना की। मतलब छंदों का भी उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है ताकि पाठकों को उसका पता चल सके, जो पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे से वो हो सके, उन छंदों के बारे में पता चल सके। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाठकों को कविता में प्रयुक्त होने वाले छंदों की जानकारी देने के लिए उद्देश्य से रीतिबद्ध कवियों ने छंद विवेचन करने हेतु रीति ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है शास्त्रीय परंपरा। शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत क्या आता है कि रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय पद्धति पर रीति निरूपण करते हुए, रीतिबद्ध जो कवि थे उन्होंने शास्त्रीय निरूपण पर रीतिबद्ध जो कविता लिखते हुए, ठीक है, रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय पद्धति पर रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध काव्य शास्त्रीय सीमाओं में बांधा हुआ है। ठीक है, जो रीतिबद्ध काव्य है वो शास्त्रीय सीमाओं में बांधा हुआ है, अतः उसमें भाव, रस, नायिका भेद, अलंकार आदि का निरूपण काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 8th है स्वच्छंद संयम प्रेम का अभाव। इसमें स्वच्छंद संयम प्रेम का अभाव है। रीतिबद्ध कवियों का जो प्रेम चित्रण है वो साहित्य शास्त्र द्वारा चर्चित रूढ़ियों, परंपराओं और कवि समयों के अनुसार होता रहा। ठीक है, रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण जो है वो साहित्य शास्त्र द्वारा चर्चित रूढ़ियों, परंपराओं और कवि समयों के अनुसार होता रहा। उसमें उन्मुक्त रूप से हृदय का संपादन नहीं आ सका। ठीक है, परंपरा और कवि समयों के अनुसार होता रहा, उनमें उन्मुक्त रूप से हृदय का स्पंदन नहीं आ सका। इन रीतिबद्ध कवियों का प्रेम रसिकता की कोटि से आगे नहीं जा सका। ठीक है, इन रीतिबद्ध कवियों का प्रेम रसिकता की कोटि से आगे नहीं जा सका। नेक्स्ट है सौंदर्य चित्रण। रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों ने सौंदर्य के स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए नायिका के नक्श चित्रण में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। ठीक है, रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों ने सौंदर्य के स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए नायिका के नक्श चित्रण में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। नेक्स्ट आ जाता है भाषा। भाषा के परिकृष्ट और प्रांजल रूप पर रीतिबद्ध कवियों की दृष्टि नहीं थी। उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश शब्द प्रयुक्त करके शब्द रूप एकता की अवहेलना की तथा पश्चिमी ब्रज भाषा और पूर्वी अवधी भाषा के तालमेल द्वारा इनकी भाषा विकृत हो गई। ठीक है, तो ये हमने की हैं रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं, जो हैं रीति निरूपण, आचार्यत्व का अभाव, मौलिकता का अभाव, श्रृंगारिकता, अलंकार विवेचन की प्रमुखता, छंद विवेचन, शास्त्रीय परंपरा, स्वच्छंद संयम प्रेम का अभाव, सौंदर्य चित्रण और भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।